उसने अपनी बंदूक उठाई, एक बारहसिंगे पर निशाना लगाया और जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था उसने देखा कि मादा हिरण के पीछे एक छोटा सा बच्चा भी था। कुछ पल सोचने के बाद उसने उसे न मारने का फैसला किया, लेकिन उसकी यही दयालुता आगे चलकर जंगल में उसके साथ होने वाली त्रासदी की वजह बन गई। किसी बड़े शिकार को न मार पाने के कारण उसे अपने राशन का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना पड़ा, या फिर खाने के लिए कुछ छोटे पक्षियों का शिकार करना पड़ा। लेकिन सिर्फ प्रोटीन लेने और पर्याप्त फैट न मिलने से अलास्का के जंगल में सर्दियां बिताना मौत को दावत देने जैसा था। और ऐसा ही हुआ। सिर्फ 2 हफ्तों में ही उसका वजन काफी कम हो गया। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसे अपनी हालत की जरा भी चिंता नहीं थी, बल्कि वो तो इस आजादी के मजे ले रहा था। देखते ही देखते 7वां हफ्ता आ गया। वो लगातार पक्षियों का शिकार कर अपना पेट भर रहा था और तेजी से कमजोर होता जा रहा था। अब तक अलास्का की बर्फ पिघलने लगी थी, नदियों का बहना शुरू हो गया था। ये एक बहुत खतरनाक संकेत था, लेकिन उसे ये जंगल में रहने का एक और रोमांच लगा। उसने बड़े मजे से नदी के ऊपर एक छोटा सा पुल भी बना लिया। उसे समझ आ गया था कि वो ऐसे ही काम नहीं चला सकता, इसलिए वो अपना कैंप छोड़कर नदी पार करके और दूर शिकार करने निकल पड़ा। आखिरकार इस बार उसका सामना एक बहुत बड़े बारहसिंगे से हुआ। कुछ गोलियों की आवाज के बाद वो जानवर वही गिर पड़ा, लेकिन अब तक वसंत का मौसम आ चुका था। इस मांस को सड़ने से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। वो जल्दी से अपने बस वाले कैंप में वापस गया और अपनी डायरी के पन्ने पलटने लगा, जिसमें मांस को सुरक्षित रखने का तरीका लिखा था। फिर भयंकर बदबू बर्दाश्त करते हुए उसने उस जानवर के टुकड़े किए। एक एक करके सारे टुकड़ों को नदी किनारे ले गया। जब तक उसे काफी लकड़ियां और काई मिली, तब तक मांस के ऊपर मक्खियां भिन भिनाने लगी थी। डायरी में लिखे तरीके के हिसाब से उसने तुरंत मांस को धुएं में पकाना शुरू कर दिया, लेकिन पूरा एक दिन इंतजार करने के बाद भी मांस ठीक से नहीं पका। उसका तरीका फेल हो गया था। मांस में कीड़े पड़ने लगे और वो सड़ने लगा। कुछ बार भरपेट खाने के अलावा वो अपने जिंदा रहने के लिए कुछ खास खाना नहीं बचा पाया। उल्टा अपने ही हाथों से एक बड़े जानवर की जान लेने के बाद उसके अंदर की इंसानियत और जाग उठी। एक इतने बड़े जीव को अपने हाथों से मरते देखकर, जो बाद में भेड़ियों और गिद्धों का खाना बन गया, उसने कसम खाई कि वो अब कभी किसी जानवर को नहीं मारेगा। फिर उस पुरानी बस में बैठे हुए उसने थोरो की किताब दोबारा पढ़ी। जंगल में रहते हुए 9वें हफ्ते में उसे लगा कि शायद उसे सच्ची खुशी और जिंदगी का मतलब समझ आ गया है। अब इंसानी दुनिया में वापस लौटने का समय आ गया था। लेकिन जिस अलास्का को वो स्वर्ग मान रहा था, उसी ने अब अपना सबसे भयानक और जानलेवा रूप दिखाया। बस वाला कैंप छोड़ने के बाद उसे डर के मारे एहसास हुआ कि कुछ दिन पहले जो नदी बहुत शांत थी, वो अब एक भयंकर बाढ़ में बदल चुकी है। उसके पीछे बर्फीले पहाड़ और बहुत बड़ा वीरान जंगल था। 9 हफ्ते पहले उसने जो टोपी पेड़ की डाल पर टांगी थी, वो अभी भी वही लटकी थी। वापस जाने के लिए उसे ये नदी पार करनी ही होगी। उसने पानी की गहराई नापने की कोशिश की, लेकिन वो तेज बहाव में बहते बहते बचा। किस्मत से आखिरी पल में उसने एक झाड़ी को कसकर पकड़ लिया और मौत के मुंह से बाहर आ गया। लेकिन बचने के बाद उसकी हालत और भी खराब थी। नदी ने रास्ता रोक लिया था और खाना भी नहीं था। वो पूरी तरह से एक जानलेवा मुसीबत में फंस चुका था। वो पागलों की तरह एक किताब की मदद से अपने कैंप के आसपास ऐसे पौधे ढूंढने लगा जिन्हें खाकर पेट भरा जा सके, लेकिन उन्हें खाने के बाद उसका सिर घूमने लगा और अगले दिन वो और भी कमजोर हो गया। उसे समझ आ गया कि शायद उसे जहर चढ़ गया है। उसने फिर से किताब निकाली और अपने हाथ में पकड़े पौधे को मिलाया। असल में उसने जंगली मटर और जंगली आलू को पहचानने में गलती कर दी थी। जंगली आलू खाने लायक था, लेकिन जंगली मटर में जहर था। इससे पेट खराब होना और उल्टी जैसी दिक्कतें हो सकती थी, और अगर इसका इलाज न किया जाए तो इंसान बेहोश हो सकता है या मौत भी हो सकती है। अब अलास्का के जंगल में उसका सर्वा दिन आ गया था। खाने की कमी और जहर के असर से वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। यहाँ तक कि जब एक भूरा भालू उसके पास से गुजरा तो उसने भी बस उसे सूंघा और चला गया। अपने अब तक के सफर को याद करके उसने रोते हुए किताब पर लिखा, खुशियां बांटने से ही असली खुशी मिलती है। उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर अपने शरीर को साफ किया, अच्छे से कपड़े पहने और चुपचाप बस में लेट गया। इस पल खिड़की से बाहर उड़ते हुए बादलों को देखकर उसे एक अजीब सी खुशी और शांति महसूस हो रही थी। उसे अपने माता पिता की याद आई, जिनसे वो दूर भागना चाहता था। वो ख्याल करने लगा कि वो फिर से उनके गले लग रहा है। दरअसल ये लड़का क्रिस बचपन से कोई बंजारा नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही अमीर परिवार से था। आम अमीर बच्चों की तरह नहीं, बल्कि क्रिस की बगावत यही थी कि वो बहुत सादा जीवन जीता था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। उस दिन साउथ हार्वर्ड से उसकी शानदार ग्रेजुएशन की खुशी में माता पिता ने उसे एक नई कार दिलाने की बात कही, लेकिन क्रिस ने उनसे कहा, मुझे नई कार क्यों चाहिए? मेरी पुरानी कार बहुत अच्छी चलती है। क्या आपको लगता है कि मुझे किसी महंगे ब्रांड की कार चाहिए? जहां बाकी छात्रों को कॉलेज में पैसों की कमी लगती थी, वहीं उसने एक अच्छी खासी रकम बचा ली थी, जिसका उसे एक एक पैसे का हिसाब था। जब उससे पूछा गया कि पढ़ाई के बाद वो क्या करेगा, तो क्रिस ने माता पिता को बताया कि वो हार्वर्ड लॉ स्कूल में आगे पढ़ाई करेगा। लेकिन हॉस्टल लौटते ही उसने एक फॉर्म भरा और अपनी सालों की बचत के $24,000 एक संस्था को दान कर दिए। असल में माता पिता के सामने एक अच्छा और होनहार बेटा होना बस उसका एक दिखावा था। यहाँ तक कि साउथ हार्वर्ड में 4 साल तक कॉलेज में पढ़ाई करना भी उसका अलास्का के जंगलों में जाने की योजना का ही एक हिस्सा था। अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के तुरंत बाद उसने अपने माता पिता की फोटो फाड़ दी और अपने सारे पहचान पत्र नष्ट कर दिए। अगले ही दिन वो अपनी पुरानी कार में बैठकर एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा, जिसकी वो काफी समय से तैयारी कर रहा था। हालांकि उसे जंगल में रहने का कोई तजुर्बा नहीं था। सफर के दूसरे दिन ही उसने अपनी कार एक ऐसी नदी के पास खड़ी कर दी जहां बाढ़ आती रहती थी। बिना किसी खरोंच के वहां से बचने के बाद वो डरा नहीं, बल्कि उसे लगा कि शायद भगवान ही उसे रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए उसने अपनी प्यारी कार को वही नदी में छोड़ दिया, कोई उसे ढूंढ न पाए। इसलिए उसने नंबर प्लेट भी निकाल दी और पूरी आजादी का एहसास करने के लिए उसने अपने बचे हुए $500 भी जलाकर राख कर दिए। इसके बाद वो भूखे प्यासे उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता रहा। वो किसी बिल्कुल
बिल्कुल अनजान वीरान जगह पर भी नहीं जाना चाहता था और उस शहर में भी वापस नहीं लौटना चाहता था जिसे वो छोड़ आया था। उत्तरी कैलिफोर्निया के पहाड़ों को पार करते हुए उसकी मुलाकात एक जोड़े से हुई जो उसकी तरह ही बंजारा जीवन बिता रहे थे। पता नहीं क्यों उस औरत ने क्रिस को पहली बार देखते ही एक अलग सा लगाव दिखाया और समझदार क्रिस को भी उस जोड़े की बातों से एहसास हो गया था कि उनके बीच कुछ ऐसा राज है जो वो किसी को बता नहीं सकते। जब उन्होंने पूछा कि तुमने पैसे क्यों जला दिए तो क्रिस ने कहा, अगले दिन समंदर किनारे उदास और अकेले टहलती हुई उस औरत को देखकर उस आदमी ने अचानक क्रिस से कहा, किस्मत का खेल देखो, हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। मैं इस औरत से कई सालों से प्यार करता हूँ लेकिन इसका एक बीता हुआ कल भी है। हमने इस बारे में हमेशा चुप्पी साधे रखी जब तक कि हम कल तुमसे नहीं मिले। उसने फिर से अपनी उस पुरानी और दबी हुई याद को छेड़ दिया है। क्रिस न तो उस पुरानी बात के बारे में पूछना चाहता था और नहीं उसकी हिम्मत थी, लेकिन उस आदमी के गिड़गिड़ाने पर वो दूर जा चुकी उस औरत को वापस लाने के लिए मान गया। क्रिस को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखकर उस औरत की सारी उदासी गायब हो गई। दोनों समंदर की लहरों में मस्ती करने लगे। जब वो वापस उस आदमी के पास लौटे तो लगा जैसे औरत की सारी शिकायतें दूर हो गई है। रात को उन दोनों ने क्रिस को बहुत उत्साह से अपनी मंजिल के बारे में बताया जो रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत अच्छी जगह थी, स्लैब सिटी। वो बंजारों के लिए स्वर्ग था और आजाद लोगों का समंदर था। उस औरत ने प्यार से क्रिस से कहा कि अगर वो भी स्लैब सिटी आएगा तो वो अपने हाथों से उसके लिए एक टोपी बनाएगी। इस गाने में तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे पता है कि क्रिस का अंदाजा बिल्कुल सही था। उसके ग्रेजुएशन वाले दिन के बाद से उसके माता पिता को उसका कोई फोन नहीं आया। जब वो उसके कमरे पर पहुंचे तो वहां सिर्फ एक किराए के लिए खाली है का बोर्ड लगा था। क्रिस ने 2 महीने पहले ही वो कमरा छोड़ दिया था। घबराए हुए माता पिता तुरंत पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने गए। 1 महीने बाद एरिजोना की हाईवे पुलिस को क्रिस की छोड़ी हुई कार मिल गई। वहां कोई लड़ाई झगड़े के निशान नहीं थे, इसलिए पुलिस को लगा कि क्रिस खुद अपनी मर्जी से सब छोड़ कर गया है। इस बात से शुरू में माता पिता को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि क्रिस चाहता ही नहीं है कि कोई उसे ढूंढे। फिर से अपना सफर शुरू करने के बाद क्रिस ने अपनी जिद छोड़ दी। उसने उस जोड़े की बात मान ली थी। जामुन और पत्ते खाकर गुजारा करते हुए उसने कुछ समय के लिए रुकने का फैसला किया और एक खेत में पैसे कमाने चला गया ताकि आगे के लंबे सफर के लिए कुछ इंतजाम कर सके। कुछ समय तक पतझड़ की फसल काटने की कड़ी मेहनत के बाद क्रिस और खेत के मालिक वैन की दोस्ती हो गई। सच्ची बातों और शराब के नशे में क्रिस ने पहली बार किसी बाहरी इंसान को बताया कि वो हर हाल में अलास्का के जंगलों में क्यों रहना चाहता है। हालांकि खेत का मालिक वेन भी दुनिया के तौर तरीकों से नफरत करता था, लेकिन उसे लड़के का ये फैसला सही नहीं लगा। उसने तुरंत पकड़ लिया कि लड़के के मन में ऐसे अजीब ख्याल क्यों आ रहे हैं। तुम बस उस पल में, उस खास पल में थे। शायद जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपने सफर के बारे में एक किताब लिख सकता हूँ, इस पागल समाज को छोड़ने के बारे में। क्रिस इतनी कम उम्र में ऐसे गहरे सवालों के बारे में सोचने के पीछे उसके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। क्रिस के पिता जवानी में बहुत होशियार थे और नासा ने उन्हें अमेरिका के सैटेलाइट रडार की अहम डिजाइनिंग के लिए बुलाया था। बाद में उन्होंने और क्रिस की मां ने मिलकर एक कंसल्टिंग कंपनी खोली। दोनों बहुत समझदार और तेज दिमाग वाले थे। उनकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जब कंपनी ने अपना पहला $10 लाख कमाया तो पति पत्नी के बीच के झगड़े भी बढ़ने लगे। बचपन में क्रिस ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसके पिता मां पर हाथ उठाते थे। ऐसे में क्रिस और उसकी बहन बस गले लगकर रो सकते थे। हालांकि माता पिता लगभग हर दिन लड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। और जैसे जैसे क्रिस बड़ा हुआ उसे पता चला कि उसके माता पिता के प्यार के झूठे नाटक के पीछे एक बहुत ही घिनौना सच छिपा है। दरअसल क्रिस की मां उसके पिता की रखेल थी और क्रिस और उसकी बहन नाजायज बच्चे थे। पिता और मां के बीच भले ही कितने भी झगड़े हों, लेकिन वे हमेशा इस कमजोर झूठ को बनाए रखने की कोशिश करते थे। और उनके पिता तो इतने झूठे थे कि उन्होंने अपने एक और बच्चे को अपनाने से ही इनकार कर दिया था। ये सच जानने के बाद क्रिस की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, जैसे कोई नदी उल्टी बहने लगी हो। उसने पागलों की तरह टॉल्स्टॉय, जैक लंदन और थोरो की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया ताकि वो खुद को और अपने वजूद को ढूंढ सके। उसने कभी अपने माता पिता का झूठ उनके सामने नहीं लाया, बस रोजाना उनका नाटक देखता रहा। खेत पर बिताए इन दिनों में क्रिस ने शिकार करना सीख लिया और खेत के मजदूरों से मीट को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका भी सीख लिया। खेत का मालिक वेन भले ही क्रिस के फैसले से सहमत नहीं था, लेकिन वो खुद भी चोरी छुपे सैटेलाइट टीवी लगाकर इस खोखली दुनिया का विरोध कर रहा था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई, जब तक कि एक दिन क्रिस की आंखों के सामने वेन को चोरी छिपे सैटेलाइट टीवी लगाने के जुर्म में पकड़ नहीं लिया गया। इस अजीब तमाशे को अपनी आंखों से देखने के बाद क्रिस को दुनिया और भी ज्यादा बकवास लगने लगी। उसने खेत के मालिक की वो बात नहीं मानी जो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि वह वसंत के मौसम में अलास्का जाए। इसके बजाय उसने तुरंत अपना बैग उठाया और बिना हिचकिचाए अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। कोलोराडो के ग्रैंड कैनियन से गुजरते हुए क्रिस एक कयाक बोट खरीदना चाहता था ताकि वो नदी के बहाव के साथ आगे जा सके। सुरक्षा के लिए वो नदी प्रबंधन कार्यालय गया ताकि पानी में उतरने का सही समय और जगह पूछ सके, लेकिन वहां मौजूद एक छोटे से अधिकारी ने क्रिस को बताया कि बिना परमिट के नदी में जाना मना है और अगर उसे परमिट चाहिए तो 12 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्रिस की नदी में जाने की जिद देखकर उस अधिकारी ने तुरंत एक उपाय बताया कि वो एक कमर्शियल कयाक टूर ग्रुप में शामिल हो जाए, लेकिन इसके लिए उसे $2000 देने होंगे। ये समझकर कि नदी में जाने के लिए बस पैसे की जरूरत है, क्रिस ने तुरंत एक कयाक खरीदा और तेज बहाव वाली एक जगह से चुपचाप नदी में उतर गया। वो लहरों से टकराने के उस रोमांच का पूरा मजा ले रहा था, लेकिन उसकी इस जानलेवा हरकत को देखकर किनारे पर खड़े लोगों के भी पसीने छूट गए। लोगों ने बिना सोचे नदी गश्त दल को फोन कर दिया, जबकि क्रिस अभी भी उस रोमांच में डूबा हुआ था। एक चौड़ी नदी घाटी में क्रिस ने देखा कि नदी की गश्त करने वाले उसकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए उसे अपना ये नदी का सफर बीच में ही छोड़ना पड़ा। वो अपना कयाक खींचते हुए सड़क के किनारे किनारे दक्षिण की ओर चल दिया। उसने लिफ्ट लेकर 300 किलोमीटर का सफर तय किया और हूवर डैम पार किया। यहाँ से वो फिर से अपने कयाक पर बैठा और कोलोराडो नदी के रास्ते समुद्र की ओर चल पड़ा। वो समुद्र के किनारे एक गुफा में कुछ दिनों तक रहा, जब तक कि एक तूफान उसकी बोट को उड़ाकर नहीं ले गया। अब तक क्रिस अनजाने में मेक्सिको पहुंच चुका था। जिंदगी और मौत के इस अनुभव और
जंगलों के बाद उसे धीरे धीरे शहर और अपने परिवार की याद आने लगी, क्योंकि उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। क्रिस खुद सीमा प्रबंधन ऑफिस गया ताकि वो नए कागजात बनवाकर कानूनी तरीके से देश में लौट सके। साथ ही इसका मतलब ये भी था कि उसने अपने माता पिता को अपना पता बताने और अलास्का जाने का इरादा छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन इंतजार करते समय उसने टीवी पर खाड़ी युद्ध के बारे में सुना। जब उसने एक नेता को बड़ी बड़ी बातें करते देखा तो उसे तुरंत अपने पिता का वो झूठा और घिनौना चेहरा याद आ गया। क्रिस ने अब और इंतजार नहीं किया। वो दोनों देशों को जोड़ने वाली एक मालगाड़ी पर चढ़ गया और अगले दिन उस बड़े शहर पहुंच गया जहां वो बहुत समय बाद लौटा था। शुरुआत में क्रिस को पश्चिमी तट पर बसे इस शहर से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। बेघरों के लिए एक आश्रय स्थल देखकर वो भी लाइन में लग गया और उसे वहां एक बिस्तर मिल गया अपना सामान रखकर। अचानक उसका मन इस शहर में लंबे समय तक रुकने का हुआ। वो फिर से लॉस एंजल्स की सड़कों पर घूमने निकल पड़ा। पहले वो उस इलाके से गुजरा जहां सिर्फ बेघर और नशेड़ी लोग थे। फिर वह शहर के उन शानदार रास्तों पर आया जहां लोग पार्टी कर रहे थे। एक ही शहर में बस एक सड़क के पार दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थी। उन अमीर लोगों को शराब पीते, हंसते और बातें करते देख क्रिस को अचानक अपना वो पुराना झूठा रूप याद आ गया। अब वो एक पल के लिए भी लॉस एंजल्स में नहीं रुकना चाहता था। उसने तुरंत अपना बिस्तर छोड़ दिया और इस खोखली दुनिया से दूर भाग गया। क्रिस को अपने सफर में हमेशा तरह तरह के लोग मिलते थे। कुछ लोग उसके साथ बहुत अच्छे होते थे तो कुछ लोग उतने ही बुरे भी होते थे। इस बार हुई इस मारपीट ने क्रिस का अलास्का जाने का इरादा और भी पक्का कर दिया। इसके लिए उसने एक दूसरे शहर के फास्ट फूड रेस्तरां में कुछ समय तक काम भी किया। क्रिस को अक्सर अपने सफर में ऐसे लोग मिलते थे जो सच में उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वो हर बार उनकी मदद लेने से इनकार कर देता था। वो अपनी जिद पर अकेला ही भटकता रहा। देखते ही देखते उसे अपने परिवार से बिछड़े पूरा एक साल हो गया था। इस एक साल में उसके माता पिता पहले बहुत गुस्सा और निराश हुए और बाद में वे खुद को दोषी मानने लगे और दुखी हो गए। इस दुख ने उन दोनों को करीब ला दिया और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। क्रिस की माँ अक्सर बुरे सपने देखकर डर जाती थी, लेकिन एक माँ होने के नाते वो कभी भी अपने बेटे के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना चाहती थी। जब भी वो किसी बेघर इंसान को देखती तो उसे उसी में क्रिस नजर आता। वो उसी को अपना बेटा मान लेती। अपने आवारा सफर पर आगे बढ़ते हुए क्रिस से स्लैब सिटी पहुंच गया, जिसके बारे में उस जोड़े ने उसे बताया था, और वो उन दोनों से फिर मिला। उसी रात उसकी मुलाकात एक खास लड़की से हुई जिसका नाम ट्रेसी था, और ट्रेसी भी पहली ही नजर में इस शांत और दूसरों से बिल्कुल अलग दिखने वाले लड़के पर फिदा हो गई थी। हाय हाय, मैंने सुना है कि तुमने कल रात एक गाना गाया था। तुम बहुत बुरे हो। नहीं, तुम बुरे नहीं हो, तुमने बहुत मीठा गाया। शुक्रिया। मैं साल्वेशन माउंटेन घूमने जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलोगी? साल्वेशन माउंटेन वहाँ के एक बूढ़े आदमी की मेहनत का नतीजा है, जिसने दशकों तक पेंट और मिट्टी से इसे बनाया है। उस बूढ़े आदमी ने ये सब इसलिए किया ताकि वह दुनिया को बता सके कि प्यार हर जगह है। जब वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को प्यार के इस चमत्कार के बारे में बता रहा था, तब वो लड़की ट्रेसी लगातार बहुत ही प्यार भरी नजरों से क्रिस को देख रही थी। उस लड़की का प्यार वसंत के फूलों की तरह चुपचाप खिल रहा था। ट्रेसी को एक प्रेमिका की तरह क्रिस के इर्द गिर्द घूमते देखकर उस जोड़े की महिला ने खुद अपनी वो दुखद कहानी सुनानी शुरू कर दी। उस साल जब वो गर्भवती थी, लगभग उसे लगा था कि अब से उसका छोटा सा परिवार हमेशा खुशी खुशी साथ रहेगा, लेकिन अफसोस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद ही पति सारा को छोड़कर चला गया। फिर सारा ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की। जब वो अपने मौजूदा पति से मिली, तब तक उसका बेटा किशोर हो चुका था। जब बेटे को पता चला कि माँ शादी करने वाली है, तो वो अचानक घर छोड़कर भाग गया और तब से उसका कोई पता नहीं चला। वे लोग जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, उनका मकसद भी असल में अपने बेटे को ढूंढना ही है। उनका बेटा भी करीब करीब डेविड जितना ही बड़ा था। सारा ने डेविड को ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि वह अपने माता पिता के साथ इतना सख्त व्यवहार न करे, लेकिन डेविड को सिर्फ ये समझ आया कि सारा को भावनात्मक रूप से उसकी जरूरत है। अलास्का जाने की पूरी तैयारी के लिए डेविड हर दिन अपनी शारीरिक कसरत पर काफी वक्त बिताने लगा। डेविड को सिर्फ कसरत में डूबा देख और उस लड़की को पूरी तरह नजरअंदाज करते देख यहाँ तक कि सारा के पति को भी दुख हुआ कि लड़का भावनाओं को नहीं समझ रहा। वो बेचारी लड़की तुम्हारे लिए पागल हुई जा रही है और तुम तो बस अपनी ही धुन में हो। रास्ते में तुम्हें सिर्फ बंदर ही मिलेंगे। जब डेविड उस लड़की ट्रेसी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रेसी खुद को उसे सौंपने के लिए तैयार थी। मेरे माता पिता बाहर गए हैं। साइलेंस। नहीं, सच में वे मेरे दादा दादी के साथ क्रिसमस मनाने गए हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़की ट्रेसी की मासूम दुनिया में उसे लगा था कि जीवन और प्यार का मतलब बस एक खास एहसास है, लेकिन डेविड उसे अपने काम से ये समझाना चाहता था कि इस उम्र में रोमांस से बढ़कर भी जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे खुद को पहचानना और इस बड़ी दुनिया को देखना। ट्रेसी से विदा लेकर सारा उसे उसकी अगली मंजिल तक छोड़ने के लिए जिद करने लगी। अलग होते वक्त सारा ने उसे एक टोपी दी। ये वही टोपी थी जो उसने वादा किया था कि अगर डेविड स्लैब सिटी आया तो वो अपने हाथों से उसके लिए बनाएगी। डेविड फिर से सफर पर निकल पड़ा और कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में साल्टन लेक पहुंचा। उस खारी झील के पास 2 हफ्ते अकेले रहने के बाद पानी लेने के लिए वो पास के कस्बे में गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक नेक दिल बुजुर्ग से हुई जिन्होंने उसे कैंप तक छोड़ दिया। एक जवान लड़के को इस तरह पहाड़ों पर अकेले रहते देख बुजुर्ग को बहुत हैरानी हुई, जैसे बाकी सबको होती थी। डेविड ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बिना कुछ कहे उन्हें अपने साथ ले गया। आधे पहाड़ तक चढ़ते ही बुजुर्ग थक गए और वापस जाने का सोचने लगे। तभी डेविड ने उनसे कहा कि आधे रास्ते से भी नजारा बहुत खूबसूरत दिखता है और अगर वे चोटी तक पहुंच गए तो साल्टन लेक की विशालता का अनुभव कर पाएंगे। भले ही डेविड का मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन बुजुर्ग को उसकी बातों में कुछ ऐसा लगा जो उनकी अपनी जिंदगी में कम था। इसी वजह से वो इस अनजान लड़के को पसंद करने लगे और उसी रात उसे खाने पर अपने घर बुलाया। खाने के दौरान बुजुर्ग ने अपनी कहानी सुनाई। सालों पहले वो ओकिनावा में एक फौजी थे, लेकिन उसी साल देश में मौजूद उनकी पत्नी और बच्चे को 2 शराबी ड्राइवरों ने कुचल दिया। उस हादसे में उनकी जान चली गई। इसके बाद वो गम में डूबे रहे, लेकिन फिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि गया हुआ इंसान लौटकर नहीं आता। उन्हें अपनी जिंदगी संभालनी होगी। दशकों से वो चमड़े पर नक्काशी का काम कर रहे थे, जिससे उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी।
पर जब भी वे बाहर घूमने का सोचते तो काम के बोझ की वजह से रुक जाते। इसीलिए कई सालों से उन्होंने अपना घर और काम नहीं छोड़ा था। आगे के दिनों में डेविड ने उनसे नक्काशी सीखी और उन्हें वो खुशियां दिखाई जो उनके पास होकर भी दूर थी। उसने कई हफ्तों की मेहनत से अपने लिए एक बेल्ट बनाई जिस पर उसने अपने सफर की सारी कहानियां उकेरी। मैक्सिको से लेकर स्लैब सिटी तक का सफर उस पर दर्ज था। बेल्ट के अंत में लिखे नाम को देखकर बुजुर्ग समझ गए कि अब विदा होने का समय आ गया है। डेविड को अब और आगे अलास्का जाना था। तुम कहां से भाग कर आए हो? साइलेंस। मैं भी आपसे यही पूछ सकता हूं, पर मुझे जवाब पता है। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ मेरे दोस्त, आपको इस कैद से बाहर निकलना होगा। इस अकेले घर और अपनी छोटी सी वर्कशॉप से बाहर निकलना होगा। सच में आप अभी बहुत जिएंगे। आपको अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाना चाहिए। मेरा मतलब है, इंसान का मन नए अनुभवों से ही खिलता है। साइलेंस, साइलेंस। डेविड के कहने पर उन 70 साल के बुजुर्ग ने पहली बार पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का साहस किया। डेविड के जोश ने उन्हें बदल दिया था। उन्हें लगा कि अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन डेविड के जाने की बात पर वे भावुक हो गए। भगवान ने ये सब हमारे आसपास ही रखा है, बस हमें अपना नजरिया बदलना होगा। हाँ, मैं इनका ख्याल रखूंगा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुमने मुझे अपने परिवार, अपनी माँ और पिता के बारे में बताया था। साइलेंस। बुजुर्ग ज्यादा दुखी न हो, इसलिए डेविड रात के 3 बजे ही अपना सामान बांधकर बिना बताए निकलने वाला था। लेकिन बुजुर्ग को इसका अंदाजा था। वे जिद करके उसे 100 किलोमीटर दूर तक छोड़ने गए। उन्होंने उसे एक चाकू, मछली पकड़ने का सामान और कुछ जरूरी चीजें भी दी। मंजिल पर पहुंचते पहुंचते बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। काफी देर चुप रहने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की। उनका कोई और वारिस नहीं था। वे डेविड को गोद लेना चाहते थे। डेविड ने न तो हाँ कहा और नहीं मना किया, बस इतना कहा कि इस बारे में लौटने के बाद बात करेंगे। इतनी सारी उम्मीदें और प्यार लेकर डेविड एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। इस बार वो कहीं नहीं रुका और सीधे अलास्का पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वो दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका सख्त दिखने वाला पिता घर पर उसके लिए कितना रो रहा है। डेविड को आखिरी बार एक शिकारी ने लिफ्ट दी थी। जाते वक्त उसने डेविड को एक जोड़ी जूते दिए और अपना नंबर भी दिया। उसने कहा था कि अगर जिंदा वापस आए तो फोन जरूर करना। इसका मतलब साफ था कि यह सफर बहुत खतरनाक था। कोई चमत्कार नहीं हुआ। अलास्का के जंगलों में सारा की दी हुई टोपी को एक पेड़ पर लटकाने के बाद डेविड उस नदी को पार कर एक सुनसान जगह पहुंच गया। वहां उसे एक पुरानी बस मिली जिसे उसने अपना बसेरा बना लिया। 9 हफ्ते वहां रहने के बाद उसे समझ आया कि वो फंस चुका है, पर उसके पास जिंदा रहने का कोई हुनर या अनुभव नहीं था। आखिरकार खाने की कमी की वजह से वो उसी बस में गिर पड़ा। मरते वक्त उसने लिखा कि असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में ही है। भले ही उसे ये बात देर से समझ आई, पर वो शांति से दुनिया छोड़ गया। डेविड की मौत के 2 हफ्ते बाद एक शिकारी ने उसे ढूंढ निकाला। साइलेंस। उसके कैमरे से ये सेल्फी और एक छोटा सा आखिरी संदेश मिला। भगवान का शुक्र है कि मैंने एक बहुत ही खुशी भरी जिंदगी जी। अलविदा भगवान, सबका भला करे। वो इतनी जवान थी, इतनी अकेली थी। उसका शरीर टूट चुका था और हिम्मत भी टूट चुकी थी। लेकिन तस्वीर में उसके चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा या खुद पर तरस खाने वाला भाव नहीं था। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें बता रही थी कि क्रिस का मन अब बहुत शांत था और इसी तरह वो शांति से चली गई। मुझे लगता है कि हर किसी के दिल के किसी कोने में अपना एक अलास्का होता है, लेकिन हम कभी उस सफर पर नहीं निकलते। बिल्कुल हम इसे ज्यादातर लोगों की तरह जो समाज के बनाए नियमों पर चलते हुए बस अपनी जिंदगी काट लेते हैं। जब आप उसकी दुनिया में खो जाते हैं तो आपको एहसास होगा कि शायद क्रिस कोई और नहीं बल्कि आपका ही दूसरा रूप है, जो आपको एक दूसरी दुनिया में उस लंबे सफर पर ले गया जिसका आपको हमेशा से इंतजार था। आखिर क्यों क्रिस ने अपनी स्कॉलरशिप दान कर दी और अपने पैसे जला दिए? क्रिस ने उस नई कार पर गर्व क्यों नहीं किया जो उसके पिता ने उसे दी थी? ऐसा क्यों है कि क्रिस, जो पहले ही अपने माता पिता के बंधनों से आजाद हो चुका था और जिसके सामने एक बेहतरीन भविष्य था, फिर भी वो पागलों की तरह आजादी के पीछे भागता रहा? और ऐसा क्यों है कि हम एक बहुत ही आजाद और मॉडर्न समाज में रहने के बावजूद भी कभी इस आजादी की वजह से खुश नहीं हो पाते, बल्कि हम और ज्यादा अकेलेपन और बेचैनी में डूब जाते हैं? हम एक पिंजरे में बंद हैमस्टर की तरह है, जो जितना तेज दौड़ता है पिंजरा उतनी ही तेज घूमता है, लेकिन हम चाहे कुछ भी कर ले रहते उसी पिंजरे में है। हमारे पास ये सोचने का समय ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि काम ने ही हमारी सारी एनर्जी चूस ली है। बाजार में रोज नई चीजें आ रही है जो हमारी जेबें खाली कर रही है। जो लोग चीजें नहीं खरीद सकते, जिनके पास गाड़ी या घर खरीदने के पैसे नहीं, उन पर आलसी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने पर्याप्त मेहनत नहीं की। हम हमेशा मानते हैं कि हमारी परेशानियों का हल किसी बड़े चमत्कार के होने पर ही मिलेगा। ऐसा लगता है कि अब तक हमने अपनी जिंदगी में जो भी जिया है वो सब सिर्फ एक रिहर्सल था और असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। इस कैपिटलिज्म या पूंजीवादी समाज में आजादी के बाद भी लोगों के खुश ना होने के पीछे 3 वजह हैं। पहली ये कि ये समाज लोगों को मजबूर करता है कि वे खुद पर ही निर्भर रहें। हर इंसान को अकेले ही बड़े बड़े कॉम्पिटिटर से लड़ना पड़ता है, जिससे इंसान खुद को बहुत बेबस महसूस करता है। दूसरी वजह यह है कि पैसों के मामले में इंसानों को सिर्फ संपत्ति बढ़ाने की एक मशीन का छोटा सा पुर्जा बना दिया गया है, जिसकी कोई खास अहमियत नहीं है। लोगों को अपने काम का कोई मतलब समझ नहीं आता, बल्कि उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि वे कितने मामूली हैं। तीसरी वजह रिश्तों को लेकर है, जहां लोग एक दूसरे को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं। किसी इंसान को परखने का पैमाना अब ये नहीं रहा कि वह इंसान कितना आजाद और खुश है, बल्कि ये देखा जाता है कि समाज में उसका रुतबा, पावर और पैसा कितना है। लोग पैसा, रुतबा, नाम, इज्जत और एक सुरक्षित भविष्य पाने के लिए खुद को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। हर इंसान एक बिकाऊ सामान बन गया है। पैसा ही हर चीज को नापने का इकलौता पैमाना बन गया है और इसी
अकेलेपन और बेबसी की वजह से लोगों के अंदर आजादी से भागने की इच्छा पैदा होने लगी है। इंसान फितरत से ही अकेलेपन और जिम्मेदारी उठाने से डरता है, इसलिए बड़े लोग या सरकारें जो कहती है वो मान लेता है। पब्लिक ओपिनियन या समाज की सोच भी सबको एक जैसा सोचने पर मजबूर करती है। तरह तरह के विज्ञापनों का मकसद सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करना नहीं होता, बल्कि हमारी भावनाओं और लालच को भड़काना होता है। हमारे बहुत से फैसले असल में हमारे खुद के नहीं होते, बल्कि बाहर से मिलने वाली सलाहों का नतीजा होते हैं। कोई ना कोई पावर हर जगह छिपी हुई है। समाज लगातार लोगों के लिए नई नई जरूरतें पैदा करता रहता है, जिससे इंसान को लगता है कि वो हमेशा इससे बेहतर का हकदार है। और ये समाज हमें उकसाता है कि सिर्फ अमीरों की जिंदगी ही असली जिंदगी है। लोग इस दिखावे की दुनिया के जाल में फंस गए हैं, और फिर भी उन्हें जो चुनिंदा चीजें मिलती है उसी में वे खुद को बहुत तीस मार्का समझते हैं। सच तो ये है कि शॉपिंग या खर्चा करना कोई पावर वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो बस कर्ज बढ़ाने और लोगों को इस कैपिटलिज्म के चंगुल में और फाइनेंस के नाम पर लूटने का एक तरीका है। इन्हीं सब बिना हल वाली सामाजिक परेशानियों की वजह से सोशियोलॉजी में डिग्री लेने वाले क्रिस ने कहा था कि करियर 20वीं सदी का सबसे घटिया आविष्कार है। उसके ऐसे पागलपन वाले कदम को सिर्फ ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि वो अपनी मौत खुद बुला रहा था, बल्कि वह तो बहुत ही सोच समझकर और हिम्मत के साथ की गई एक खोज थी। लेकिन क्रिस जिस आजादी की तलाश में था वो असल में नेगेटिव थी। उसने अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ लिया, लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भाग गया और खुद को एक वीरान जगह पर कैद कर लिया। उसे मरने से ठीक पहले एहसास हुआ कि सच्ची आजादी तो अपनों के साथ ही मिलती है। इसलिए उसने लिखा था कि खुशियां तभी सच्ची होती है जब उन्हें बांटा जाए। इंसान को अकेलेपन की जरूरत इसलिए होती है ताकि वह खुद को समझ सके। जब हम खुद को समझते हैं तभी हम दुनिया के अनुभवों को अपने अंदर उतार पाते हैं, और तभी हम एक ऐसे इंसान बन पाते हैं जो आजाद भी है और लगातार आगे भी बढ़ रहा है। इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है कि कोई उसे समझे और देखे। हम अक्सर कहते हैं कि हमें अकेलापन पसंद है, लेकिन ये सिर्फ कुछ पल के लिए होता है। हम अकेलेपन से ताकत बटोरते हैं, लेकिन आखिर में हमारी यही ख्वाहिश होती है कि अकेले में हमने जो कुछ भी पाया है वो हम किसी और को बताएं। लोगों के साथ हमारे सारे रिश्ते एक आईने की तरह होते हैं। दूसरों के जरिए ही हम अपने असली रूप को पहचान पाते हैं। अगर किसी इंसान का किसी से भी कोई गहरा रिश्ता नहीं है तो वो इस दुनिया में बस बिना किसी मंजिल के भटकता रहता है। जब किसी रिश्ते में अनबन होती है तो हमारी जिंदगी भी उलझी हुई सी लगने लगती है। हमारे सारे रिश्तों में हमारे माता पिता के साथ हमारा रिश्ता सबसे अहम होता है। अगर माता पिता के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो दिल से निकलने वाली वो तारीफ और शुक्रिया हमारी जिंदगी के आने वाले हर रिश्ते में झलकने लगता है, क्योंकि दूसरों के साथ हम जैसा बर्ताव करते हैं वो काफी हद तक हमारे बचपन के बर्ताव की ही एक परछाई होती है। माता पिता सिर्फ हमारी बाहरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे हमेशा हमारे दिल की गहराइयों में बसे होते हैं। बड़े होने के बाद भी उनकी परछाई हमेशा हमारे मन में घूमती रहती है। कई बार माता पिता अपनी शादीशुदा जिंदगी को परफेक्ट दिखाने की जिद में एक दिखावे का रिश्ता निभाते रहते हैं, जिसका सच बाहर आने पर बच्चों को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। एक बच्चे के लिए एक दर्दनाक बचपन के घाव को भरने में पूरी जिंदगी लग जाती है, और उस घाव को भरने के सफर में अक्सर नई उलझने और जिद पैदा हो जाती है। प्यार हर तरह के दर्द और बीमारी को ठीक करने वाली सबसे अच्छी दवा है, और प्यार तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है माफ करना। सुलह करने का मतलब ये नहीं कि आपने माफ कर दिया है या अपनी भावनाओं को दबा लिया है। सुलह करना, अपने माता पिता के साथ सुलह करना एक बच्चे का अपना फैसला होता है। इसका माता पिता से कोई लेना देना नहीं होता। माता पिता के साथ गिले शिकवे मिटाना इंसान अपने खुद के भले के लिए करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद एक खुशहाल जिंदगी जी सके। माता पिता के साथ सुलह करने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर से उनके साथ उसी पुरानी उलझन में फंस जाएं, बल्कि इसका मतलब है खुद को उनसे अलग एक इंसान के तौर पर पहचानना। अंदर से ये बात समझ लेना कि माता पिता अपनी जगह है और मैं अपनी जगह। अगर हम जेनेटिक्स के नजरिए से देखें तो हमारा आधा हिस्सा हमारी माँ से आता है और आधा हमारे पिता से। जब हम अपने माता पिता को नकारते हैं तो असल में हम खुद को ही पूरी तरह नकार रहे होते हैं। नीचता और महानता, बुराई और अच्छाई, नफरत और प्यार, ये सब एक ही दिल में एक साथ रह सकते हैं। खुद को फिर से बदलने का मतलब अपनी जड़ों से दूर जाना नहीं है, बल्कि अपने सपनों और हकीकत के बीच एक पुल बनाना सीखना है। असली समझदारी अपने गुजरे हुए कल को नकारने में नहीं है, बल्कि हकीकत की दुनिया में रहते हुए भी अपने दिल की मासूमियत को बचाकर रखने में। जिंदगी की सबसे बड़ी तपस्या यह है कि आप खुद को एक ऐसा रास्ता बना ले जहां से सब कुछ गुजरे, लेकिन कोई भी चीज आपको बांध ना पाए। दुनिया की हर चीज का अपना एक मतलब लगता है। सूरज रात का अंधेरा मिटाने के लिए उगता है, हवा बादलों को हटाने के लिए चलती है, और बारिश जमीन की प्यास बुझाने के लिए होती है। लेकिन अगर हम रुक कर जरा ध्यान से सोचें तो क्या हमें नहीं लगता कि ये सब मतलब सिर्फ हमारी अपनी ही कल्पना है? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जंगली फूल किसी अनजान पहाड़ी पर अकेला खिलता है। क्या उसके वहां होने का कोई बड़ा मतलब खोजना जरूरी है? लोग अक्सर जिंदगी की दौड़ में खुद को भूल जाते हैं और उसी मतलब नाम की चीज को पागलों की तरह ढूंढते रहते हैं। लेकिन यही खोज इंसानों को आसपास की खूबसूरती देखने से रोकती है। वे पल भर की शांति और सुकून को भी भूल जाते हैं। शायद हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए और जिंदगी को एक अनुभव की तरह देखना चाहिए, न कि किसी ऐसे सफर की तरह जिसका कोई बहुत गहरा मतलब निकालना जरूरी हो। अनुभवों को किसी लॉजिक या दिमाग से तौलने की जरूरत नहीं होती और ना ही उन्हें समझाने की। बिल्कुल वैसे ही जैसे आधी रात को अकेले तारों भरे आसमान को देखना, वो अनंत ब्रह्मांड इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो कितना छोटा है फिर भी कितना अहम है। या फिर सुबह सुबह किसी जंगल में टहलना, जब पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती धूप शरीर को गर्माहट और सुकून देती है। ऐसे पलों का शायद कोई बहुत गहरा मतलब ना हो, लेकिन ये हमारे दिल की गहराइयों में एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जो हमारी यादों का अनमोल खजाना बन जाते हैं। लोग बिना आत्मा के भटकते हुए भूतों की तरह पूरी दुनिया में ऐसे जवाब ढूंढते रहते हैं जो है ही नहीं। आप समुद्र में भटकती एक ऐसी नाव की तरह है जो अपना रास्ता हवा में उड़ते सीगल परिंदों से पूछ रही है। असली जवाब तो उन समुद्र की लहरों में छिपा है। जब हम बाहर जवाब ढूंढना बंद कर देते हैं तभी हम अपने दिल की गहराइयों से उठने वाली आवाज को सुन पाते हैं। वही जिंदगी का सबसे सच्चा जवाब है। अगर एक दिन आप प्यार ढूंढना
छोड़ दे और बस प्यार करने लगे। आप कामयाबी के पीछे भागना छोड़ दे और बस अपना काम करें। आप दुनिया को दिखाने के लिए आगे बढ़ना छोड़ दे और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने पर ध्यान दे। तब समझे कि आपकी जिंदगी अभी बस शुरू ही हुई है। किसी बात का एहसास होना कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि ये तो हर रोज अपने मन को साफ करने की एक तपस्या है। सब कुछ पा लेना किसी बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि ये तो इसी पल में ली जा रही सांसों में छिपा है। पैसे के पीछे भागना और धर्म या मोक्ष के पीछे भागना दोनों एक ही तरह की जिद है। जिंदगी एक सीधी रेखा में भागने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक गोल गोल घूमता हुआ सफर है। जब आप अपनी पहचान से नहीं चिपके रहते, तभी आप एक राजा और एक भिखारी दोनों की जिंदगी को आजादी से समझ सकते हैं। जब आप समय के पीछे नहीं भागते, तभी आप ओस की बूंदों के जमीन पर गिरने की शांति महसूस कर सकते हैं। जब आप हर चीज को परफेक्ट बनाने की जिद छोड़ देते हैं, तभी आप टूटी हुई चीजों में भी जिंदगी की रोशनी देख पाते हैं। लोग ज्ञान मिलने या एनलाइटमेंट को एक बहुत बड़ा चमत्कारी बदलाव मानते हैं, लेकिन असल में खुद को जानने वाले इंसान का सफर एक ऐसा लंबा रास्ता है जिसे कोई और नहीं देख सकता। और इस सफर के आखिर में कोई जादुई ताकत नहीं मिलती, बल्कि हम अपने ही मैं या अहंकार नाम के पिंजरे को तोड़ना सीख जाते हैं। और तब तक तोड़ते हैं जब तक कि हम अपने सबसे सच्चे और असली रूप से ना मिले। चीजों को पाने की लालच को छोड़ देना और खुद को वैसे ही अपनाना जैसे हम हैं। जब हम खालीपन या कुछ ना होने के डर से आजाद हो जाते हैं, तभी हमारे काम पानी की तरह शांत और नेचुरल हो जाते हैं। खुद पर ध्यान दें और आज में जिए। हमारी जिंदगी का मतलब हम अक्सर बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगते हैं। हम कामयाबी, खुशियों और बड़ी बड़ी मंजिलों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिंदगी अपने आप में कितनी असली और रंगीन है। और ये बस रोज गुजरने वाले दिनों की एक माला है। असली इंसानों से प्यार करें, ख्याली इंसानों से नहीं। अपनी इस जिंदगी से प्यार करें, ना कि जिंदगी के मतलब से। जिंदगी का मतलब तूफान के गुजरने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि बारिश में नाचना सीखना है। एक बार जब आप जिंदगी को ध्यान से देखने और महसूस करने लगेंगे, तो इसका बेतुकापन अपने आप ही खत्म हो जाएगा।